क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं या फिर एकदम से डिप्रेस क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि इमोशंस हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम बस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर यही इमोशंस हमारे कंट्रोल में हों? मास्टर योर इमोशंस किताब के जरिए थिबो म्यूरिस हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाते हैं जहां हम अपनी फीलिंग्स के पीछे छिपे मैकेनिज्म को समझते हैं। किताब के 10 चैप्टर्स में वह ये दिखाते हैं कि हम अपने थॉट पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करने वाली चीजों को पकड़ सकते हैं और कैसे धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड और क्लियर माइंड से सोच सके। यह किताब सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करने की बात नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हमारी पुरानी बिलीव्स, हमारी इंटरनल डायलॉग और एक्सपीरियंस हमारी फीलिंग्स को गाइड करते हैं। थिबो की लिखावट सिंपल है, पर हर चैप्टर में एक गहराई है जो हमें खुद के और करीब ले जाती है। अब आप सुनने जा रहे हैं इस किताब की समरी, पूरी तरह हिंदी में, जहां हर चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पिरोया गया है ताकि आप सिर्फ समझे नहीं, महसूस भी करें। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, या वो जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है। यहां हर शब्द एक एहसास है और हर चैप्टर एक एक्सपीरियंस। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां आप खुद से मिलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं मास्टर योर इमोशंस की समरी, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, इमोशंस कहां से आते हैं। हार्शिट अपने रूम में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ भी गलत नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन फिर भी उसका मूड खराब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है जब बिना किसी कारण के मूड डाउन हो जाए? यही सवाल हार्शिट के मन में भी चल रहा था। मेरे इमोशंस आते कहां से हैं? थिबो म्यूरिस कहते हैं कि हमारे इमोशंस का सोर्स होता है हमारा इंटरप्रिटेशन, यानी हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। इमोशंस किसी सिचुएशन की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होते, बल्कि उस सिचुएशन के बारे में हमारी सोच की रिएक्शन होते हैं। हार्शिट को याद आया कि सुबह उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर ऑफिस में जब बॉस ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बात की तो उसे बुरा लगा, लेकिन असली बात यह थी कि उसने उस बात को किस तरह लिया। वो सोचने लगा, क्या मैं इतना बेकार काम कर रहा हूं, शायद मैं लायक ही नहीं हूं। और यहीं से उसकी फीलिंग्स ने एक नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ ली। थिबो बताते हैं कि हम सबके अंदर एक पुराना प्रोग्राम चलता रहता है जो हमारे बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग से बना होता है। जब भी कोई सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग उसी पुराने प्रोग्राम से उसे जज करता है और उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक इंसान गुस्सा हो सकता है, दूसरा शांत रह सकता है, क्योंकि दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। हार्शिट अब धीरे धीरे समझने लगा था कि अगर उसे अपने इमोशंस को बदलना है तो उसे अपनी इंटरप्रिटेशन बदलनी होगी। उसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। किताब का पहला चैप्टर यही सिखाता है कि इमोशंस बाहर से नहीं आते, वो हमारे अंदर से पैदा होते हैं। और अगर हम ये समझ लें कि हमारी सोच ही हमारे फीलिंग्स की शुरुआत है, तो हम उन्हें बदलने की ताकत भी पा सकते हैं। हार्शिट ने खिड़की से नजर हटाई, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं अपने इमोशंस को समझूंगा, ना कि सिर्फ उनसे भागूं। चैप्टर 2, क्यों हम बार बार नेगेटिव फील करते हैं। हार्शिट ने अब खुद से वादा कर लिया था कि वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अगली ही सुबह जब उसका मोबाइल गिरकर टूट गया तो वो फिर से चिढ़ गया। वो सोचने लगा, मैं तो अब कंट्रोल करना सीख रहा हूं, फिर इतनी इरिटेशन क्यों। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि हम बार बार नेगेटिव फील इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो हर चीज में खतरा ढूंढता है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है। वो हमेशा नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि हम खुद को बचा सकें। लेकिन आज के समय में ये सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक बन गया है। हर छोटी परेशानी को हमारा दिमाग बड़ा बना देता है। हार्शिट को अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ मोबाइल टूटने की बात नहीं थी, बल्कि उसके अंदर पुराने बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस दबे हुए थे। हर नई प्रॉब्लम उन पुराने घावों को छू जाती है और वो सारे इमोशंस फिर से सतह पर आ जाते हैं।
थिबो कहते हैं कि हम जो भी फील करते हैं उसका एक कारण होता है, और वो कारण आज की घटना नहीं बल्कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास एक इमोशनल बैग होता है जिसमें हम सालों से चीजें भरते जाते हैं, गुस्सा, डर, शर्म, दुख, और जब वो बैग भारी हो जाता है तो वो बार बार खुल जाता है। हर्षित अब खुद से सवाल पूछने लगा, मैं किस बात से इतना डरता हूं? कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है? उसने पहली बार अपनी फीलिंग्स के पीछे छिपे सच को टटोलना शुरू किया। थिबो बताते हैं कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। अगर हम जान लें कि क्यों बार बार नेगेटिव फील करते हैं तो हम धीरे धीरे उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। हर्षित ने उस रात डायरी में लिखा, शायद मैं खुद को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, इसलिए हर छोटी बात मुझे बड़ा लगती है। अब मैं खुद से भागना बंद करूंगा और हर उस जख्म को पहचानूंगा जो अब तक अनदेखा था। चैप्टर 3, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कैसे करें। हर्षित अब समझ चुका था कि उसके इमोशंस अचानक बाहर नहीं आते बल्कि अंदर की पुरानी बातों से जुड़े होते हैं। लेकिन जानना एक बात है और उन्हें एक्सेप्ट करना बिल्कुल अलग। उस दिन जब उसकी पुरानी दोस्त नेहा ने उससे बात करने से मना कर दिया तो हर्षित को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से और दुख के बीच उलझा रहा, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए कहा, शायद मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। थिबो म्योरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग दो तरह से इमोशन से डील करते हैं, या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर उनसे पूरी तरह बह जाते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। दबाने से वो इमोशंस अंदर जमा होते जाते हैं और एक दिन फूट पड़ते हैं, और बह जाने से हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। हर्षित पहले इन्हीं दो तरीकों में उलझा रहता था। कभी वो चुपचाप सब सह लेता, कभी एकदम फट पड़ता, लेकिन अब थिबो की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं अपने इमोशंस को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूं जैसे वो हैं, बिना उन्हें जज किए? थिबो कहते हैं कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना मतलब उन्हें ऑब्जर्व करना, बिना किसी लेबल के, ना अच्छा ना बुरा, बस देखना कि वो हैं क्या। जैसे कोई सैडनेस आ रही है तो बस उसे महसूस करना, उससे लड़ना नहीं। उसे कहना, ठीक है, तुम अभी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो इमोशन खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। हर्षित ने उस दिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक चिट्ठी लिखी जो उसने कभी भेजी नहीं। उसने बस लिखा, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब मैं इस फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। उसके अंदर कुछ हल्का सा महसूस हुआ। थिबो का कहना है कि जब हम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनके शिकार नहीं रहते बल्कि उनके गवाह बन जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। हर्षित को अब एहसास होने लगा था कि इमोशंस से भागना नहीं, उन्हें समझकर अपनाना ज्यादा ताकतवर तरीका है। अब वो हर फीलिंग को एक मेहमान की तरह देख रहा था जो आता है, बैठता है और फिर चला जाता है। चैप्टर 3, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कैसे करें। हर्षित अब समझ चुका था कि उसके इमोशंस अचानक बाहर नहीं आते बल्कि अंदर की पुरानी बातों से जुड़े होते हैं। लेकिन जानना एक बात है और उन्हें एक्सेप्ट करना बिल्कुल अलग। उस दिन जब उसकी पुरानी दोस्त नेहा ने उससे बात करने से मना कर दिया तो हर्षित को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से और दुख के बीच उलझा रहा, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए कहा, शायद मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। थिबो म्योरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग दो तरह से इमोशंस से डील करते हैं, या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर उनसे पूरी तरह बह जाते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। दबाने से वो इमोशंस अंदर जमा होते जाते हैं और एक दिन फूट पड़ते हैं, और बह जाने से हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। हर्षित पहले इन्हीं दो तरीकों में उलझा रहता था। कभी वो चुपचाप सब सह लेता, कभी एकदम फट पड़ता, लेकिन अब थिबो की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं अपने इमोशंस को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूं जैसे वो हैं, बिना उन्हें जज किए? थिबो कहते हैं कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना मतलब उन्हें ऑब्जर्व करना, बिना किसी लेबल के, ना अच्छा ना बुरा, बस देखना कि वो हैं क्या। जैसे कोई सैडनेस आ रही है तो बस उसे महसूस करना, उससे लड़ना नहीं। उसे कहना, ठीक है, तुम अभी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो इमोशन खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। हर्षित ने उस दिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक चिट्ठी लिखी
जो उसने कभी भेजी नहीं। उसने बस लिखा, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब मैं इस फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। उसके अंदर कुछ हल्का सा महसूस हुआ। थिब्बो का कहना है कि जब हम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनके शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके गवाह बन जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। हार्शिट को अब एहसास होने लगा था कि इमोशंस से भागना नहीं, उन्हें समझकर अपनाना ज्यादा ताकतवर तरीका है। अब वो हर फीलिंग को एक मेहमान की तरह देख रहा था, जो आता है, बैठता है और फिर चला जाता है। चैप्टर 5, इमोशंस को फिजिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से कैसे कंट्रोल करें। हार्शिट ने अब अपनी सोच को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि सिर्फ सोचने से ही इमोशंस को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। थिब्बो म्योरिस बताते हैं कि जब हम किसी इमोशन को महसूस करते हैं तो वह हमारे शरीर में भी प्रकट होता है। हमारे शारीरिक व्यवहार और मुद्रा से हमारा इमोशन झलकता है। अगर हम अपने शरीर की स्थिति और एक्सप्रेशन को नियंत्रित करें तो हम अपनी फीलिंग्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हार्शिट को यह समझने में कुछ समय लगा, लेकिन एक दिन जब वह बहुत ज्यादा गुस्से में था तो उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज और सांसों को नियंत्रित करके इस गुस्से को कम कर सकूं। थिब्बो कहते हैं कि गुस्से को शांत करने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे गहरी सांस लें और श्वास को अंदर और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। यह हमारी नर्वस सिस्टम को शांत करता है और इमोशन को भी नियंत्रित करता है। हार्शिट ने उस दिन गुस्से में आते ही अपनी सांसों पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे गहरी सांसें लेने लगा और अपने शरीर की मुद्रा को भी सहज रखने की कोशिश करने लगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा कम हो गया। वह महसूस करने लगा कि जैसे ही उसने अपने शरीर को शांत किया, उसके भीतर की भावनाएं भी शांत हो गईं। थिब्बो म्योरिस का कहना है कि इमोशंस का शारीरिक एक्सप्रेशन बहुत ताकतवर होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज और सांसों की गति से हमारी फीलिंग्स बदल सकती हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो हमारी बॉडी तंग हो जाती है और चेहरे पर कठोरता आ जाती है। अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो इमोशन भी खुद ब खुद शांत होने लगता है। हार्शिट ने अपने इस अनुभव को नोट किया और अब वह जानता था कि सिर्फ सोचने से ही इमोशंस नहीं बदल सकते, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें अपने शरीर को सही तरीके से संचालित करना होगा। वह जानने लगा था कि इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत न केवल हमारे दिमाग में बल्कि हमारे शरीर में भी है। यह सब ध्यान और शारीरिक एक्सप्रेशन के माध्यम से संभव था। अब हार्शिट हर बार जब वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज और सांसों पर ध्यान देता। उसका अनुभव था कि जब हम शरीर और दिमाग को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 6, इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर कैसे करें। हार्शिट अब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट और कंट्रोल करना सीख चुका था, लेकिन एक और चुनौती उसके सामने थी, इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करना। उसने महसूस किया कि जब भी वह अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करता तो वह अक्सर अनकंफर्टेबल महसूस करता था। कभी वह डरता था कि सामने वाला उसे जज करेगा, कभी उसे लगता था कि उसकी फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं है। थिब्बो म्योरिस कहते हैं कि इमोशंस को शेयर करना न केवल हमें हल्का महसूस कराता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपनी सच्ची फीलिंग्स को किसी के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। हार्शिट को यह बात समझने में समय लगा, लेकिन एक दिन जब वह अपनी बहन के साथ चाय पी रहा था तो उसने अपने दिल की बात कह ही दी। उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को कभी सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। यह सुनकर उसकी बहन थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी फीलिंग्स का मुझे पता था, बस तुमने कभी कहा नहीं। हर्षित ने महसूस किया कि जब उसने अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर की तो उसे एक राहत मिली। उसका डर और संकोच दूर हो गया। थिब्बो का कहना है कि इमोशंस को शेयर करना
हमारी मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल हमें खुद को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों से कनेक्ट भी करता है। जब हम अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को खुलकर रखना कितना महत्वपूर्ण है। हार्शिट अब यह समझने लगा था कि अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना एक ताकतवर कदम है। यह न केवल हमारी खुद की मानसिक स्थिति को बेहतर करता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी और गहरा बनाता है। अब हर बार जब वह महसूस करता कि उसके अंदर कोई इमोशन दबा हुआ है, तो वह बिना संकोच किए उसे अपनी करीबी दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करता। यह प्रक्रिया उसे और भी मजबूत और अधिक समझदार बना रही थी। चैप्टर 7 इमोशंस को रियलिटी से जोड़कर कैसे देखें। हार्शिट अब यह समझने लगा था कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उन्हें बदलना और दूसरों के साथ शेयर करना एक प्रक्रिया है। लेकिन अब वह एक और गहरे सवाल पर विचार कर रहा था। क्या इमोशंस हमारी रियलिटी को बदल सकते हैं? क्या हमारी फीलिंग्स पर काबू पाने से हम अपनी लाइफ में कुछ अलग महसूस कर सकते हैं? थिबो म्योरिस का कहना है कि हमारे इमोशंस हमारी रियलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम अपनी बाहरी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। इमोशंस का हमारा नजरिया हमारी जिंदगी के अनुभवों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर हम किसी स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम उसी स्थिति के बारे में नकारात्मक महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो हमारी फीलिंग्स और रियलिटी दोनों बदल सकती हैं। हार्शिट ने इसे पूरी तरह से समझा, और एक दिन जब वह अपनी लाइफ के सबसे कठिन फैसलों में से एक ले रहा था, तो उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस फैसले को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखूं? क्या होगा अगर मैं इसे एक अवसर के रूप में देखूं? उसने खुद से सवाल किया, और फिर उसे समझ आया कि हमारी रियलिटी हमारी सोच और फीलिंग्स पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो हमारी रियलिटी भी वैसी ही बन सकती है। थिबो कहते हैं कि हमें अपनी रियलिटी को देखने का तरीका बदलने की जरूरत होती है। हम जिस तरह से चीजों को देखेंगे, वही हमारी फीलिंग्स और हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। हार्शिट ने उस दिन अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। वह अपने सभी फैसलों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह अब अपनी लाइफ की चुनौतियों को अवसरों की तरह देखता था, न कि समस्याओं की तरह। उसे एहसास हुआ कि यह बदलाव उसकी मानसिकता और उसके अनुभवों को बदलने में मदद करेगा। थिबो का यह विचार अब उसे समझ में आ चुका था कि इमोशंस केवल हमारी सोच और रियलिटी का हिस्सा होते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, तो हम अपनी बाहरी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। हार्शिट अब यह जान चुका था कि इमोशंस और रियलिटी के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझकर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब वह अपनी लाइफ के किसी भी कठिन वक्त को एक नए नजरिए से देखता था, एक अवसर के रूप में, न कि एक समस्या के रूप में। चैप्टर 7 इमोशंस को रियलिटी से जोड़कर कैसे देखें। हार्शिट अब यह समझने लगा था कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उन्हें बदलना और दूसरों के साथ शेयर करना एक प्रक्रिया है। लेकिन अब वह एक और गहरे सवाल पर विचार कर रहा था। क्या इमोशंस हमारी रियलिटी को बदल सकते हैं? क्या हमारी फीलिंग्स पर काबू पाने से हम अपनी लाइफ में कुछ अलग महसूस कर सकते हैं? थिबो म्योरिस का कहना है कि हमारे इमोशंस हमारी रियलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम अपनी बाहरी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। इमोशंस का हमारा नजरिया हमारी जिंदगी के अनुभवों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर हम किसी स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम उसी स्थिति के बारे में नकारात्मक महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो हमारी फीलिंग्स और रियलिटी दोनों बदल सकती हैं। हार्शिट ने इसे पूरी तरह से समझा, और एक दिन जब वह अपनी लाइफ के सबसे कठिन फैसलों में से एक ले रहा था, तो उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस फैसले को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखूं? क्या होगा अगर मैं इसे एक अवसर के रूप में देखूं? उसने खुद से सवाल किया, और फिर उसे समझ आया कि हमारी रियलिटी हमारी सोच और फीलिंग्स पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो हमारी रियलिटी भी वैसी ही बन सकती है।
थिबो कहते हैं कि हमें अपनी रियलिटी को देखने का तरीका बदलने की जरूरत होती है। हम जिस तरह से चीजों को देखेंगे वही हमारी फीलिंग्स और हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। हार्शिट ने उस दिन अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। वह अपने सभी फैसलों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह अब अपनी लाइफ की चुनौतियों को अवसरों की तरह देखता था, न कि समस्याओं की तरह। उसे एहसास हुआ कि यह बदलाव उसकी मानसिकता और उसके अनुभवों को बदलने में मदद करेगा। थिबो का यह विचार अब उसे समझ में आ चुका था कि इमोशंस केवल हमारी सोच और रियलिटी का हिस्सा होते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं तो हम अपनी बाहरी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। हार्शिट अब यह जान चुका था कि इमोशंस और रियलिटी के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझकर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब वह अपनी लाइफ के किसी भी कठिन वक्त को एक नए नजरिए से देखता था, एक अवसर के रूप में, न कि एक समस्या के रूप में। चैप्टर 9, इमोशंस को पर्सनल ग्रोथ का जरिया कैसे बनाएं। हार्शिट अब तक इमोशंस को पहचानना, एक्सेप्ट करना, कंट्रोल करना और शेयर करना सीख चुका था। उसने यह भी समझ लिया था कि इमोशंस उसकी रियलिटी और फ्यूचर को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन अब वह सोचने लगा था, क्या इमोशंस को अपनी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या इमोशंस केवल महसूस करने या झेलने की चीज है, या फिर वे हमें आगे बढ़ाने की ताकत भी दे सकती हैं? थिबो म्योरिस कहते हैं कि इमोशंस को पर्सनल ग्रोथ में बदलने का मतलब है उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखना। हर इमोशन, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे लिए एक मैसेज लाता है। अगर हम उस मैसेज को समझ लें और उससे सीखें तो हम हर भावना के जरिए खुद को बेहतर बना सकते हैं। हार्शिट ने इस बात पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि जब वह डिप्रेस था तो उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसी दर्द ने उसे सोचने, समझने और खुद को बदलने के लिए मजबूर किया। अगर वह उस डिप्रेशन से न गुजरा होता तो शायद वह कभी खुद को इतना गहराई से नहीं समझ पाता। थिबो का कहना है कि हमें अपने दर्द, गुस्से या डर को भी एक सबक की तरह देखना चाहिए। हर बार जब कोई इमोशन हमारे अंदर उठता है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, यह मुझे क्या सिखा रहा है? हार्शिट ने अब हर इमोशन को इसी नजरिए से देखना शुरू किया। जब वह किसी बात से परेशान होता तो वह उसे दबाने या नजरअंदाज करने की बजाय उस पर ध्यान देता। वह सोचता, क्या यह मुझे दिखा रहा है कि मुझे कहां ग्रो करना है? उसे एहसास हुआ कि गुस्सा उसे उसकी सीमाएं दिखा रहा है, डर उसे जोखिम लेने से रोक रहा है और उदासी उसे उस जगह की ओर खींच रही है जहां उसे खुद को समझने की जरूरत है। थिबो बताते हैं कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें खुद से ईमानदारी से बात करनी होती है। इमोशंस को सिर्फ अनुभव न करें बल्कि उनसे संवाद करें। हर भावना को एक शिक्षक की तरह देखें जो आपको आपकी कमजोरियों, आपकी इच्छाओं और आपकी सीमाओं के बारे में सिखा रहा है। हार्शिट अब अपने हर इमोशन को एक संकेत की तरह लेता था, एक मैसेज की तरह जो उसे खुद को बेहतर बनाने की ओर ले जाता था। अब जब वह किसी भावना से जूझता था तो वह भागता नहीं था, वह उसे अपनाता था और सोचता था, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यही नजरिया उसकी पर्सनल ग्रोथ की असली शुरुआत बन गया था। अब इमोशंस उसके लिए सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं थी, बल्कि एक जरिया थे, एक ऐसा रास्ता जो उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बना रहा था। चैप्टर 10, इमोशनल मास्टरी का असली मतलब क्या है? हार्शिट की जर्नी अब अपने आखिरी मुकाम पर थी। उसने इमोशंस को समझा, स्वीकार किया, कंट्रोल किया, दूसरों के साथ शेयर किया, रियलिटी और फ्यूचर से जोड़ा और उन्हें पर्सनल ग्रोथ का जरिया भी बनाया। लेकिन अब सवाल था, इमोशनल मास्टरी का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि अब हमें कभी बुरा महसूस नहीं होगा, या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा है? थिबो म्योरिस कहते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे या कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि इसका असली मतलब है हर इमोशन को गहराई से महसूस करना, उसे जज किए बिना स्वीकार करना और फिर उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। इमोशंस आएंगे, गुस्सा, डर, उदासी, खुशी, लेकिन अब आप उनके गुलाम नहीं होंगे। अब आप उन्हें समझेंगे, उनसे सीखेंगे और उनके साथ शांति से रहना सीखेंगे।
हर्षित अब ये बात पूरी तरह समझ चुका था। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन उसके साथ बहुत प्रेशर भी आ गया। पहले वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह फीलिंग सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, मैं इसे फील कर सकता हूं, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उसने उस फीलिंग को अपने भीतर आने दिया, उसे महसूस किया और फिर शांत होकर अपने काम में लग गया। थिबो बताते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब है अपने अंदर इतनी स्पेस बना लेना कि कोई भी भावना आए तो वो आपको बहा कर ना ले जाए, बल्कि आप उसे देखकर समझ सकें कि वो आपको क्या दिखाना चाहती है। हर्षित अब हर भावना को इसी तरह देखता था जैसे कोई दोस्त कुछ बताने आया हो। वह अब खुद को जज नहीं करता था, न ही अपनी भावनाओं से भागता था। वह उन्हें अपनाता था, समझता था और फिर उनसे ऊपर उठता था। इसी को कहते हैं असली इमोशनल मास्टरी। जब आप खुद के साथ इस लेवल का रिश्ता बना लेते हैं तो न कोई भावना आपको तोड़ सकती है, न कोई डर आपको रोक सकता है। हर्षित की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर रख सकता था। वो जान चुका था कि इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर उनके साथ जीना है। अब वो न खुशी से उड़ता था, न दुख में टूटता था। वो बस हर इमोशन को समझकर शांति के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। यही थी उसकी असली जीत, उसकी इमोशनल मास्टरी। मास्टरी और इमोशंस किताब के साथ हर्षित की यह इमोशनल यात्रा अब अपने अंत पर पहुंच चुकी थी। शुरुआत में वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता था। वह गुस्से में खुद को खो देता था, उदासी में डूब जाता था और डर में पीछे हट जाता था। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो कैसे उसकी सोच, उसके फैसले और उसके रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसने थिबो म्योरिस की इस किताब के पन्ने पलटे, वैसे वैसे उसने खुद को पलटना शुरू किया। हर चैप्टर उसके लिए एक दर्पण बन गया, जहां वह खुद को देख सकता था, समझ सकता था और धीरे धीरे खुद को बदल भी सकता था। हर्षित ने सीखा कि इमोशंस को पहचानना और एक्सेप्ट करना किसी कमजोरी का संकेत नहीं होता, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने जाना कि गुस्सा, डर, दुख, जलन या शर्म जैसी भावनाएं हमारे खिलाफ नहीं होती, बल्कि वो हमारी जिंदगी के ऐसे हिस्से होती हैं जो हमें खुद की गहराई से पहचान कराती हैं। हर भावना, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक क्यों न लगे, हमारे अंदर किसी जरूरी बदलाव की ओर इशारा कर रही होती है। हर्षित की जर्नी इस बात का जीता जागता सबूत है कि इमोशंस को मास्टर करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा खुद से ईमानदारी लगती है। वह अब जान चुका था कि जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले उसे अपनी फीलिंग्स को बदलना होगा, और फीलिंग्स को बदलने के लिए उन्हें पूरी तरह महसूस करना, समझना और स्वीकार करना होगा। मास्टर योर इमोशंस कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको एक फॉर्मूला देती है और कहती है इसे अपनाओ और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये किताब आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है। ये आपको बताती है कि आपको खुद से लड़ना नहीं है, बल्कि खुद से दोस्ती करनी है। आपको ये सिखाती है कि खुद को सुधारने के लिए सबसे पहले खुद को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाएंगे और न ही अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाएंगे। इस किताब के जरिए थिबो म्योरिस ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया है। इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से समझें। और हर्षित की तरह अगर आप भी इन इमोशंस को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी एक नया रूप दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। अगर आपको हर्षित की ये कहानी और थिबो म्योरिस की किताब से मिली सीखें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन किताबों की कहानियां, सीखें और प्रेरणाएं लाते रहेंगे, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास किताब को कवर करें तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर सुझाव, हर लाइक और हर शेयर हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, जहां फिर से हम एक नए सफर पर निकलेंगे, एक नए किरदार के साथ, और सीखेंगे जिंदगी को थोड़ा और बेहतर जीना। तब तक के लिए अपने इमोशंस को समझते रहिए, खुद से जुड़ते रहिए
और अपने अंदर की उस शांति को ढूंढते रहिए जो हर तूफान के बाद दिखाई देती है। धन्यवाद।